हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एम्पायर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज में हमने 500 प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि हमारी 2 वीडियो में कंप्लीट होगी। इस वीडियो में हम 250 प्रश्नों को देखेंगे और आगे के प्रश्नों की वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम पहले प्रश्न देख लेते हैं। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? किस स्थान पर मिले थे? लोथल। लोथल दोस्तों हमारे जो भोगवा नदी पर स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो मुद्राओं के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता था? टेराकोटा का। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। सांची क्यों विख्यात है? सांची जो है वो बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के कारण विश्वविख्यात है। और दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? वो पुलकेशिन द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा शासक विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? वो था तांबा। तांबा का उपयोग सबसे पहले किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय जो है उनसे अष्टदिग्गज संबंधित थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चौथी बौद्ध संगीति वो कनिष्क के समय में हुई थी और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। दोस्तों यहाँ पे जो हम देख लेते हैं चारों बौद्ध संगीतियों को। तो प्रथम बौद्ध संगीति वो 483 ईस्वी में राजगिरी में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वो वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 249 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो कि अंतिम बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित की थी। कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? तो कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र सभ्यता की थी, मेसोपोटामिया की, चीन की। इन तीनों सभ्यताओं के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ पे क्रीट सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो वो था चौसा का युद्ध। और इसने किसे हराया था? हुमायूं को। दोस्तों यहाँ पे हम एक फैक्ट जान लेते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जब युद्ध हुआ तो उसमें जो है हुमायूं की हार हो गई थी और वो जो है युद्ध को छोड़कर भाग गया था, जिसमें उसकी बचने में किसने मदद की थी? एक भिस्ती था जिसने उसे बचाया था। और इस पर जो है हुमायूं खुश होकर उसे एक दिन के लिए राजा घोषित किया था। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, उसी जो एक दिन के लिए भिस्ती राजा बना था उसी ने सबसे पहले चमड़े के सिक्के चलवाए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत में दास प्रथा नहीं है? किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? वो मेगास्थनीज ने। यहाँ पे 15वां प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? तो वो है कांस्य युग से।
कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की थी? किसने की थी? मौर्य सम्राट अशोक ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? किससे प्राप्त हुई हैं? कालीबंगन से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? किसे जाना गया? मानववाद को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलेगा? कृषि का, यव का, व्रीहि का, कपास का। तो यहाँ पे कपास का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुवांसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो किस राज्य में है वो? गुजरात राज्य में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में। और यहाँ पे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किसने किया था? जयचंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? किससे प्राप्त हुई थी? वो लोथल से। अगला देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें से सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई का अभिलेख जो है वो सबसे छोटा अभिलेख है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? किस प्रमाण के मिलने पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो वो जो है बर्तन के मिलने से। अगला प्रश्न है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्त काल में वो कौन सा खगोल शास्त्री था? वो आर्यभट्ट। 30वां प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? थी? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में थी? यहाँ पे दोस्तों अभी हमने आपको पहले के प्रश्नों में बताया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत वो किसके शासनकाल में थी? कनिष्क के। और कहाँ पर आयोजित की गई थी? कश्मीर में। अगला प्रश्न है। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? किसके गणतंत्र में किया? मल्लों के। अगला प्रश्न है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? उसे स्तूप। अगला प्रश्न है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है प्रियदर्शी के नाम से। अशोक ने अपने अशोक नाम से उल्लेख नहीं किया है इसमें, जो है उसने अपने प्रत्येक अभिलेखों में प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया है। यहाँ पे 38वां प्रश्न है हमारा। चरक एक विख्यात थे। चरक इनमें से किस कारण प्रसिद्ध थे? तो चिकित्सा के कारण। तो यहाँ पे हो जाएगा चिकित्सक।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने शासन किया था, हर्षवर्धन ने कौन सी शताब्दी में शासन किया था? 7वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था वो पंजाब में? तो कल्लर ने। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 42वां जो है वो मिलान करने वाला है, तो यहाँ से हम इसे ऐसे देख लेते हैं कि कार्ले का गुफा मंदिर, कार्ले का गुफा मंदिर ये जो है हमारा हिनयान से संबंधित है। तो पहले का जो है हम तीसरा लिख देंगे। दूसरा है खंडगिरी के पत्थर काट कर बनाए गए भवन, ये जो हमारा जैन से संबंधित है। यहाँ पे हम चौथा लिख देंगे। बाघ गुफा मंदिर ये महायान से है, बाघ गुफा मंदिर जो है वो महायान से संबंधित है, आप पहला लिख देंगे। और बादामी का गुफा मंदिर ये जो हमारा शैव हो जाएगा, तो दूसरा। तो यहाँ पे जो है कौन सा मिल रहा है? तो ये हमारा जो है पहला यहाँ से मैच हो रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम था, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। 4 आश्रम जो है वो जो हमारे 4 आश्रम बनाए गए हैं, तो इनमें से कौन सा है? तो पहला यहाँ पे हो जाएगा जीवन के चरणों से। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में से है, तो अभी तक कौन से विश्वविद्यालय का अवशेष बचा हुआ है? तो वो है तक्षशिला। ईसा पूर्व, अगला प्रश्न हमारा 48वां। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला किसने खोजा? कागज बनाने की कला सबसे पहले किसने खोजा था? वो चीनियों ने। चीन में सबसे पहले कागज बनाने की कला का विकास हुआ था। 49वां प्रश्न हमारा हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। अगला हमारा 55वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस वीडियो का जैसे ही पार्ट 2 हम जो है अपने चैनल पे अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए जो है हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? तो हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इन जो ऑप्शन आपको दिया गया था उनमें से आपको देखना है कि जैन साहित्य को इनमें से किस और नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? आगम को। अगला प्रश्न है महरौली का स्तंभलिख किस शासक से संबंधित है? महरौली का स्तंभलिख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो हर्षवर्धन जो है वो प्रयाग में, और यहाँ पे वह अपनी पूरी संपत्ति जो भी उन्होंने प्रत्येक 5 सालों में अर्जित की हुई थी वो सब कुछ ये यहाँ पे दान में दे देते थे। अगला प्रश्न है वैदिक काल में दृश्यद्वती किस नदी को कहा जाता था? किस नदी को कहा जाता था? घग्गर नदी का ये जो है वैदिक काल में घग्गर नदी का दृश्यद्वती नाम था। अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है तो क्या है हड़प्पा शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था, तो ये जो है सही है।
मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ये भी सही है। हड़प्पा भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता है, तो ये जो है वो गलत है। तो उपर्युक्त में से कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 जो है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से जो चारों कथन दिए गए हैं उनमें से हमें देखना है कि कौन से कथन सही है। तो आइए देखते हैं। इसकी स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो पहला सही है। दूसरा क्या है? मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाणी में मिलता है, ये भी सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे हैं, तो ये भी जो है सही है। चौथा ऑप्शन देखिए क्या कहता है, अरामीक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है, तो देखिए ये जो है यही गलत है। तो हमारा 60 में जो है पहला और दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61वां है, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो और वो जो है ब्रह्म जीवन को अपना लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है वो श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? 606 से ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उसमें प्रमाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है? किसे प्राप्त है? आचार्य श्याम शास्त्री जी को। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया है? तो सर्वाधिक निवास उन्होंने किस ऋतु में किया है? वर्षा ऋतु में। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? सबसे पहले मानव द्वारा वो किसकी पूजा की गई थी? तो भगवान बुद्ध की। ये जो है मानव प्रतिमा थी जिसका जो है सबसे पहले पूजा किया गया था। यहाँ पे 66 नंबर का क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का सबसे पहले दौरा किसने किया था? वो मेगास्थनीज था। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो वो थे आयताकार में विभाजित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? वो था तंबाकू। तंबाकू ये लोग अभी उगाना नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वो है कुंभा और क्रम। ये जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को बताया गया है इसमें। 70 क्वेश्चन है, निम्न प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ह्वेनसांग के विवरणों में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? वो ये यहाँ पे देखिए कान्य कुब्ज का मिलता है, नालंदा का भी मिलता है और प्रयाग का। तो ये जो है इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जिनका उल्लेख नहीं मिलता है, तो हम जो है चौथा जो है आंसर सही कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो है गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न है 73वां, खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर में चतुर्भुज का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। अगला प्रश्न है 74वां जो है, कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? वह कार्तिकेय के। तो कुमार संभवम जो है वो कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? कौन सा स्थल त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा। अगला प्रश्न देखिए 76वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? किसका चित्रण नहीं किया गया है? यहाँ पे गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का चित्रण किया गया है। यहाँ पे गाय का चित्रण नहीं किया गया है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे, किसके बने होते थे? पक्की ईंटों के घर बने होते थे। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए 80 प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। तो इनमें से चारों में से सभी सही हैं, तो एक बस केवल नहीं सही है, तो हमें जो है उसको जो है ढूंढना है। तो देखिए पहला क्या है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये भी सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, तो ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, देखिए ये भी सही है। चौथा क्या है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में, देखिए ये अभी यहीं पे अभी जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, तो ये सही है। और यहाँ पे जो है फिर से वही लिखा गया है कि राजगीर में हुई थी, ये तो ये जो है गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 81 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वो है ऋषभदेव थे। और आखिरी कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम यहाँ पे पूछा गया है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो इन चारों ऑप्शन में से देखना है हमें कि वो कौन था जो भारत नहीं आया था। तो मेगस्थनीज आया था, देखिए यहाँ पे कोलंबस जो है नहीं आया था, वास्को डी गामा आया था और फायान आया था। तो यहाँ पे हमारा जो है कोलंबस आंसर सही हो जाएगा, जो कि भारत नहीं आया था। अगला प्रश्न है, देखिए सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। यहाँ पे जो कलिंग युद्ध के बाद नरसंहार हुआ था, जिसे सम्राट अशोक ने देखकर जो है उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, तो इसका जो है जो हमें जानकारी वो कहाँ से मिलती है? तो चट्टान आलेख से मिलती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक जो है कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 85 प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न देखिए 86 प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ था? वो हुणों के आक्रमण के कारण हो गया था। हुणों के आक्रमण के बाद इसकी जो है पराजित हुई, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न देखिए 87 है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न देखिए 88 क्या कह रहा है, उदयगिरी के पत्थर में काटे गए गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। 79 प्रश्न देखिए, देख लेते हैं। नैनार इससे संबंधित है, तो नैनार किससे संबंधित है? वो शैव संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क का मंदिर का निर्माण कब किया गया था? कोणार्क के मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1245 में। 1245 ईस्वी में जो है कोणार्क के मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो लगभग 100 गुफाएं किस गुफा में किस यहाँ पे किस में जो है 100 गुफाएं हैं? तो वो है कन्हेरी में। अगला प्रश्न देखिए 92 प्रश्न क्या कह रहा है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? तो जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का जो है इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 93 क्या कह रहा है, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। 94 प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोनों को जो है जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे, उन्हें जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था। 95 प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। 96 प्रश्न देखिए क्या है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? कौन था? आर्यभट्ट। 97 प्रश्न देखिए, जिंदा अवस्था निम्न में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो जिंदा अवस्था किसकी पुस्तक है? वो पारसी पुस्तक है। 98 क्या है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी?
तो वो है राजराज प्रथम। अगला प्रश्न 99 देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? तो उन्होंने जो है किस मूर्ति की रचना की थी जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? वो है नृत्य करती हुई बालिका की। अगला प्रश्न देखिए, 100वां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक जो है वो सिमुक था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन देख लें। दोस्तों अगर जो है आपको वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? तो गुप्त काल के किस शासक को जो है कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। यह जो है कवि प्रेमी था। 103 नंबर का क्वेश्चन है, गीता महात्म ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गीता महात्म ग्रंथ की रचना किसने की थी? जसवंत सिंह ने। 104 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो है इस समय पंजाब पाकिस्तान में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें देखना हमें कौन सा असत्य है। तो ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था, तो ये तो सत्य है। हड़प्पा स्थल से मिले समाधान सामाजिक भिन्नता की ओर भी संकेत देते हैं, ये भी सही है। समाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे, ये भी सही है। हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास रखते थे, देखिए ये तो गलत है, इसमें जो है ये जो है गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 106, मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित थे? जिसमें कौन सा सम्मिलित था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजनीतिक केंद्र के रूप में था। और इसके अलावा देख लीजिए कौन कौन से थे, तो इसमें जो है कई राज्यों को चुनना है। तो पाटलिपुत्र, यहाँ पे तक्षशिला भी था और जो है उज्जैनी भी था। और देखिए तीनों जो है वो राजनीतिक केंद्रों के रूप में वर्णित थे। इसके बाद देखिए आइए इसमें जो है हमारा जो है पहला हो जाएगा सही। 107 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था, ठीक है ये तो सही है। थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है, ये तो गलत है। तो जो है केवल एक वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108, मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो है मत्त विलास प्रहसन के नाटक के रचयिता थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो था नेपाल के कपिलवस्तु में। आगे देखिए 110 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऋषभदेव को। और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर और आखिरी लास्ट के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है 111, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? तो विष्णु की। विष्णु की पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। 112वां क्वेश्चन है, अस्तु मां सदम में कहाँ से लिया गया है? तो अस्तु मां सदम में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर देखे जाते हैं? किस स्थान पर देखे जाते हैं? कालीबंगा में। 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? ये ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर। कनिष्क ने जो है अपने सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा का अंकन करवाया था। 116वां क्वेश्चन देखिए क्या है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जब पूछेगा तो गुप्त काल का होगा। और अगर ये पूछता है कि सबसे पहले
सोने के सिक्के किसने चलाए, तो यहाँ पे इंडो ग्रीक ने चलवाए थे। बट अगर जो है हम भारत में देखते हैं तो कुषाण ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। किंतु जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के जब चलाने की बात होती है तो वहाँ पे हमारा गुप्त काल होगा। अगला प्रश्न देखिए 117वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में के सभी स्थलों की सर्वसामान्य विशेषताएं क्या थीं। तो सर्वसामान्य विशेषताएं क्या थीं? पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकासी प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। तो देखिए यही पहला आंसर हम लोग का ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 118वां क्या है, कण्वंश का संस्थापक कौन था? कण्वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। 119 क्वेश्चन देख लीजिए, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब जो है उनका डेथ कहाँ हुआ था, मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। 120 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन ऐतिहासिक ग्रंथ स्रोतों से गढ़वालों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो किससे जो है, कसौली का ताम्रपत्र अभिलेख, इससे भी पता चलता है। और कुमार देवी का सारनाथ स्थित अभिलेख, ये भी सही है। और गोविंद चंद्र का देवरिया स्थित अभिलेख। तो देखिए तीनों ऑप्शन सही हो गए, तो हमें जो है क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। तो आगे देखिए 121 देखते हैं, संगम युग में वेतवी का अर्थ निम्न में से क्या था? तो वेतवी का अर्थ क्या था? पशुओं की चोरी से संबंधित था। 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मौर्योत्तर काल में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद जो है के काल में भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो वो था भरूच। आगे देखिए 123 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपति की। 124 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान क्या है? सुंदर मूर्तियाँ ये नहीं है, धर्म और दर्शन शास्त्र ये भी नहीं है, आर्थिक और सामाजिक सुधार ये भी नहीं, और ये देखिए शहर योजना प्रणाली, तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा। 125 क्वेश्चन देख लेते हैं, शबद निषक का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। तो ये जो है वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे जो है सिक्का सही हो जाएगा। 126 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो बोधगया बिहार में हुई थी। 127 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है। किस रूप में उल्लिखित किया गया है? कैवल्य के रूप में। 128 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से जो है मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में पता चलता है। 129 नंबर का क्वेश्चन, किस स्थान से के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जो है किस स्थान के निकट लड़ा गया था? वो था धौली के जो है नज़दीक प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। 130 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? कौन सी? भारतीय एवं यूनानी सभ्यताओं ने। 131 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। 132 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? किस चोल राजा ने? राजेंद्र ने। 133 नंबर का देख लेते हैं, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ था वो कहाँ पर स्थित था? तो वो था नालंदा में। 134 देख लीजिए, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? वो है एलोरा। एलोरा के मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए थे। 135 देख लीजिए, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था? गंग वंश द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, चंदेलों द्वारा, या फिर जो है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण
ये केसरी वंश के राजा ययाति केसरी, ययाति केसरी ने करवाया था। तो यहाँ पे जो है हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आइए देखते हैं 136वां क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा। और देखिए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम ने जो है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। 137 क्वेश्चन देख लीजिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। 138 नंबर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो लुम्बिनी में हुआ था। 139 क्वेश्चन देख लीजिए। किस प्रकार का मृदभांड भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो मृदभांड भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पे जो है उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन। अगला देखिए 140 क्वेश्चन। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो है कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग जो है वो भारत आया था। 141 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धर्म है जिसका विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था? तो वह कौन सा ऐसा धर्म है जिसका विकास जो प्राचीन काल में नहीं हुआ था? तो इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म का विकास जो है प्राचीन काल में नहीं हुआ था। 142वां क्वेश्चन है, देखिए महाभारत के दो महाभारत के दो सशक्त पात्र अफगानिस्तान के थे। आजकल वह क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा वो है? कांधार। 143 देखिए। लाल चेर नाम से प्रसिद्ध निम्न में से वह चेर राजा कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण करवाया था? कड़गी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सेनगुट्टवन ने। 144 क्वेश्चन देख लीजिए। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? वो थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का विकास बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था। 145 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अब देखिए जो है यहाँ पे देख लीजिए कि यजुर्वेद में जो है मंत्रों का उच्चारण ये सब इसका अध्ययन किया जाता है। सामवेद जो है वो गायन से है यहाँ पे। और यजुर्वेद में जो है यज्ञ और युद्ध की शिक्षा दी गई है। अथर्ववेद में जो है चिकित्सा संबंधी उपाय दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 146 नंबर का। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिलिंद किस हिंदू यूनानी राजा को कहा गया है? वो है मिनांडर को। हिंद यूनानी राजा है ये, हिंद यूनानी राजा मिनांडर को। अगला देखिए 147 नंबर का क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन करने पर। शकों का विनाश करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। 149 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? तो ये जो है पावापुरी में जो है इनका महानिर्वाण हुआ था। 150 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो देखिए ये भी सही है। हड़प्पाई स्थल चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था, ये भी सही है। सेलखड़ी का प्रयोग मनके तथा मुहरे बनाने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन? देखिए ये तीनों सही है। तो हमारा जो है 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 151 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? सवाई जय सिंह ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें से हमें देखना है कि बौद्ध धर्म में किन बातों को कहा गया था। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य व अस्थायी है। देखिए ये तो गलत है, विश्व आत्मा विहीन है, तो ये जो है सही है। उसके बाद जो है तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। देखिए ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा मार्ग सही है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 153 नंबर का प्रश्न है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किन के ऊपर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत की शुरुआत की थी? तो किन पर विजय पाकर उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी? तो शकों के ऊपर विजय पाकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा। वह प्रथम भारतीय शासक जिसे रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? किस साम्राज्य था? कुषाण वंश से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का क्या नाम है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? तो हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? नवपाषाण काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना जो है, सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद ग्रंथ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यापनीय किसका संप्रदाय था? तो यापनीय जो है जैन धर्म का संप्रदाय था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न देखते हैं। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? बड़वावली से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 163 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। हिंदवनों ने जो है वो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, किंतु यहाँ पे जब शुद्ध सोने के सिक्के दिया रहेगा तो कुषाणों ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किन व्यक्तियों का बौद्ध संघ में प्रवेश निषिद्ध था? 15 वर्ष से कम व्यक्ति की आयु के, संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसने कर्ज न चुकाया हो, वह व्यक्ति जिसे दंडित किया गया हो। तो वह व्यक्ति जिसे दंडित किया गया हो उसे बौद्ध संघ में प्रवेश निषिद्ध नहीं था, उसे जो है प्रवेश मिल सकता था। तो ये जो चौथा आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिए, वह प्रथम भारतीय शासक किस वंश का था जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया? तो किसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप जो है अपने सिक्कों का प्रसारण किया था? तो वो था कुषाण। कुषाण वंश में जो है उन्होंने अपने सिक्कों को रोमन मुद्रा प्रणाली में प्रचलित किया था। 167 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से। 68 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा के अवशेषों को खोजा था? किसने को खोजा था? ए कनिंघम ने। अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक उत्खनन से। उत्खनन से ही हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चलता है। शक पंचांग का प्रथम मास होता है। शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो अपने साम्राज्य के विस्तार में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता की थी? तो चाणक्य ने। 174 प्रश्न है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का। अगला प्रश्न है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। अगला प्रश्न है, देखिए, उल्लिखित राजाओं में निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है?
तो इसमें कालक्रम देखना है कि कौन से राजा सबसे पहले थे, उसके बाद किस राजा ने शासन किया। तो देखिए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, ये तो गलत है। अगला है देखिए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, तो ये देखिए ये सही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 177 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। तो महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था, तो कनिष्क ने। अगला प्रश्न है देखिए 178 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें देखना है कौन सा सही क्रम है, तो अशोक, अश्वघोष, विक्रमादित्य गलत है, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, तो देखिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है देखिए क्या है, किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला प्रश्न है देखिए, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ भवन जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो यहाँ पे देखिए होयसल, गुप्त, नंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जगन्नाथ भवन किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोलगंग देव ने। तो यहाँ पे जो है हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 181 है, निम्न में से कौन सा कथन ठीक है। तो इसमें से देखना है हमें कौन सा सही रहेगा। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, देखिए ये जो है सही है हमारा। अगला है कश्मीर मुगल साम्राज्य का अंग कभी नहीं हुआ, तो ये देखिए ये भी गलत है। कर्नाटक प्रदेश में वाडियार राजवंश टीपू सुल्तान का द्वारा अपदस्थ किया गया, ये भी गलत है। बंगाल के सेन राजवंश ने अपनी राजधानी पुरुलिया से शासन किया, देखिए ये भी गलत है। तो हमारा केवल पहला ऑप्शन सही है, तो 181 का नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 182, देखिए विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है देखिए, महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता कौन थी, त्रिशला। 184 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। अगला प्रश्न है देखिए 185 है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है देखिए, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था, राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला है देखिए 187 नंबर का प्रश्न है, हर्षचरित जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है, निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है देखिए 188 है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो सातवाहन जब इनका वंश नहीं शुरू हुआ था, तो ये पहले मौर्यों के अधीन जो है वो अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपने वंश की स्थापना की। 189 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, संगम वंश ने। अगला प्रश्न है 190, देखिए हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा वासियों को जो है मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है देखिए 191 है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो चट्टानों का काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, वो है पल्लव वंश ने। पल्लव वंश ने जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। 192 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को। अगला प्रश्न है देखिए 193 नंबर का प्रश्न है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, मेहरगढ़ से। अगला है देखिए 194 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है। तो कौन से महापुरुष का संबंध बीजक से है, कबीर का। 195 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है देखिए, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है देखना है हमें, तो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। तो देखिए ये सही है। सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित सोने की खदान है, ये जो है गलत है। तो हमारा जो है केवल एक वाला सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है देखिए 197 है, 197 प्रश्न, बुद्ध के जीवन में तथा उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे। इसमें जो हमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म को जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद उसे जो है जारी रखा गया और वह बहुत ही दिनों तक चला और तेजी से फैला था। तो इनमें से क्या कारण है।
देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, तो ये भी सही है। तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने लोगों को उलझनों में बांध रखा था और वह उससे निजात पाना चाहते थे, जिसका बुद्ध धर्म में उपाय बताया गया था, तो ये भी सही है। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण व मूल्यों को महत्व दिया गया, जिससे लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हुए, तो देखिए ये भी सही है। तो हमारा पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 3 सब दिया है। 198 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी? तो किसने प्रधानता दी है? वज्रयान ने। अगला प्रश्न है, देखिए 199 है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। अगला प्रश्न है, देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्तूप, ये जो है इसमें त्रिरत्न नहीं है, धम्म है, संघ है और बुद्ध है, तो जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्तूप जो है वो त्रिरत्नों में नहीं आता है। नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? तो महात्मा बुद्ध के विषय में क्या असत्य है? अनिश्वरवादी थे, ये तो सही है। अनात्मवादी थे, ये भी सही है। और जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, तो ये देखिए ये जो है गलत है। और यज्ञिक कर्मकांड एवं पशु बलि के विरोधी थे, ये भी जो है सही है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो हमारा जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो असत्य है, यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो है दोनों पाकिस्तान में, लोथल जो है वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से जो है इसको लिया गया है। 205 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया? सुशोभित नहीं किया कि मतलब उसके दरबार में नहीं थे, तो कौन नहीं थे? वसुबंधु। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 207 नंबर है, आमरी संस्कृति कहाँ पर पनपी थी? तो आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ पर हुआ था? सिंध में। अगला प्रश्न है, देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके शासन में ब्लैक हॉल की घटना हुई थी? किसके शासन में ब्लैक हॉल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला। देखिए इसमें सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि कई सैनिक थे जिन्हें उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था और वहाँ पे कई सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 210 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में नियुक्त थे, तो कुमार किस में नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसाली एवं उज्जैनी। अगला प्रश्न है, देखिए, तो यहाँ पे ए नंबर का सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 211 है, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, देखिए 212 है, संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो क्या थी? सोना और चांदी। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, देखिए, मानव द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव द्वारा किस धातु का सबसे पहले उपयोग किया गया था? तांबा का। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम महीना कौन सा है? फागुन का। फागुन का महीना जो है वो शक संवत का अंतिम महीना कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध ने जो है वो अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे जो है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए 217 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। और गौतमी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है बुद्ध की जो है मौसी जी थी। अगला प्रश्न है, देखिए 218 है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो अंतिम दिनों में जैन धर्म किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त ने। और ये जो है जैन धर्म अपनाकर राजपाट जो है अपने पुत्र को सौंपकर जो है श्रवण बेलगोला में चला गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? कुषाण का।
अगला प्रश्न है देखिए, पल्लव की राजधानी थी, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम में जो है पल्लव राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है देखिए, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। कुषाण कला में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो कुषाण कला में सबसे अधिक विस्तार जो विकास किस क्षेत्र में हुआ है? वो है कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है देखिए, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? तो प्रत्येक 5 वर्ष पे धार्मिक सम्मेलन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। और ये जो है यहाँ पे अपनी पूरी 5 साल की संपत्ति जो है वो दान में दे देते थे। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? तो इसमें जो है मिलान करना है कि जो है कौन एकदम सही सही है। तो एलोरा साका ये गलत है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट ये भी देखिए जो है गलत है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव ये भी गलत है, खजुराहो चंदेल देखिए ये जो है हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है देखिए, पुरातन विभाग विद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो विद्यालय के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? नालंदा विद्यालय के अवशेष अभी भी पाए गए हैं। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है जहाँ से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? वो जो है हमारा हैदराबाद में है। हैदराबाद में गोलकुंडा स्थित है। अगला प्रश्न है देखिए 228, भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है तो कहाँ है? महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। अगला प्रश्न है देखिए 230 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? किसे बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? किसने जो है लास्ट में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था? कनिष्क ने। निम्न में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है देखिए, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब है जो है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये तो हुई थी कुशीनगर में। अगला प्रश्न है देखिए, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। अगला प्रश्न है देखिए 235 है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है देखिए 237 है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। अगला प्रश्न है 238 है देखिए, दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? ये जो है कल्याणी के चालुक्यों का मानना था कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है। 239 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, वह प्राचीनतम नाम क्या है जिससे से पटना नगर को जाना जाता था? तो पटना नगर को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ पे देखिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक हैं? प्रस्तर पिंड है, पूरे संघ तथा तांबा अयस्क है, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट। तो ये जो है सभी उत्पादन केंद्रों की पहचान इसमें किया जा सकता है। तो अगर चारों सही है तो हमारे जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देखिए 241, फारसी के साप्ताहिक मीरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? तो मीरात उल अखबार जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? राजा राममोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है देखिए 242 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 242 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखते हैं हम, सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। तो देखिए ये जो है सही है। अमरावती तथा पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्पूतों में ताख तथा मूर्तियों के उत्कीर्णन के उदाहरण मिलते हैं। देखिए ये भी सही है। उसके बाद जो है साल भंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है। तो देखिए ये जो है गलत है। तो यहाँ पे ये क्यों गलत है? क्योंकि साल भंजिका की मूर्ति का संबंध जो है वो बौद्ध स्तूप से है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 243 है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? नेली सेनगुप्ता ने। अगला प्रश्न है देखिए 244 है। एलोरा का कैलाश, यहाँ पे देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है देखिए 245 है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है देखिए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? वो है इंद्र जी। इंद्र को जो है ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है देखिए बौद्धों की रामायण बुद्धचरित के रचनाकार कौन है? बुद्धचरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष जी। अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्धचरित की रचना की है। 248 नंबर का क्वेश्चन है देखिए पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम था? पेशावर का। पेशावर को जो है प्राचीन काल में पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। 249 नंबर का क्वेश्चन है देखिए सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने अपना आरंभिक दिनों में अपना शासन जो है कहाँ पर शुरू किया था? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है देखिए 250 नंबर का प्रश्न है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? किस शासकों का अधिकार था? कुषाणों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हमारे 250 प्रश्नों को कवर किया है और इसका दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेंगे। जय हिंद।